हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। हमारे पॉलिटी की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी कंप्लीट लेक्चर्स की, उसके लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था और द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। इसके बाद में फिर हालांकि अगर कन्वेंशनल तरीके से जाएं तो शुरुआत होनी चाहिए, अबे हमें यहाँ से पार्ट 1 पढ़ना चाहिए, फिर आर्टिकल 1, 2, 3, 4 से होते हुए फिर हमें आर्टिकल 12 यानी कि फंडामेंटल राइट्स की तरफ आना चाहिए। लेकिन हम कन्वेंशनल तरीके से ना पढ़ के इस लेक्चर सीरीज को आर्टिकल 14 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि राइट टू इक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 12, 13 के अंदर डेफिनेशंस भी मैं बताऊंगा आपको। इसकी मेन वजह यह है कि बिकॉज फंडामेंटल राइट्स जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपकी मेंटल एनर्जी ड्रेन ना हो जाए और आप पहले ही बोर ना हो जाएं सब्जेक्ट से, इसीलिए मैं भी आपको सिटीजनशिप और जो यूनियन और टेरिटरीज की जो लॉज है वो भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। वो मैं आपको जब फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में मैं पढ़ाऊँगा। देखिए बेसिकली रूल क्या होता है कि जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं या कोई सिलेबस पढ़ते हैं तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4 सीरियस में पढ़ते रहें, ऐसा नहीं है। हमें पहले वो चैप्टर्स उठाने होंगे कि जब हमारा उत्साह बहुत हाई है, जब हमारी एनर्जी बहुत हाई है, तो उस समय हम एक ऐसा चैप्टर उठा करके पढ़ें जिसे पढ़ने की वजह से जो मैक्सिमम सिलेबस का जो मैक्सिमम इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो कवर हो जाए। अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से कुछ पूछा जा रहा है तो उसमें फंडामेंटल राइट के बिना क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, बिकॉज फंडामेंटल राइट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बिना क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स को अगर आप समझ जाओगे तो आप हमारा पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझ जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ में। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर लिखा हुआ है, बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है पार्ट 3 में। ये शुरू होता है वैसे तो आर्टिकल 12 से, पर राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होगा। आर्टिकल 12 के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा है, उसके अंदर दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 12 में दी गई है डेफिनेशंस। किसकी डेफिनेशन? एक तो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है कि स्टेट क्या है, बिकॉज हम पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स के अंदर हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। हर जगह ये बोला जाएगा कि स्टेट ने ये बोला है, स्टेट ने वो बोला है, तो इसमें पहले ही एक्सप्लेन कर दिया गया है कि स्टेट क्या है। तो इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, अगर अलग से आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाता है तो स्टेट का मतलब होगा गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन दी गई है और इससे आगे अब हम शुरू करते हैं। तो आइए अब फॉर्मली स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ में। तो इसमें बेसिकली 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे साथ में। सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, फिर है राइट टू फ्रीडम, फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आर्टिकल बाय आर्टिकल स्टार्ट करें पढ़ना, हम इसकी थीम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया है कि सारे के सारे लोग इक्वल हैं इन द आइज ऑफ द लॉ और इन द आइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इक्वल बताने के बाद में बोला गया कि आप सबको कुछ फ्रीडम्स दी जाएगी। फिर ये बोला गया कि आपको शोषण से बचाया जाएगा, यानी कि जो एक्सप्लॉयटेशन है इससे बचाया जाएगा। फिर इनको बोला गया कि आपको अपने रिलीजन को फॉलो करने की फ्रीडम भी होगी, तो रिलीजन को भी आप फॉलो कर सकते हो। फिर बाद में ये बोला गया कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि आप अगर किसी प्रकार की कोई अलग से अपने कल्चर को बचाना चाहते हो, कोई अगर आपका कल्चर
आपके लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, किसी की भी लाइफ का। आप उसे कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हो या फिर आप कोई पर्टिकुलर टाइप की एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हो, रिलीजियस एजुकेशन प्रमोट करना चाहते हो, माइनॉरिटी इसके राइट भी प्रोटेक्ट होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आर्टिकल 29 और 30 के अंदर आएगी। फिर लास्ट में आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब कि अगर कोई भी इनमें से फंडामेंटल राइट्स जो है अगर वायलेट होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या तरीके होंगे वो दिए हुए हैं आर्टिकल 32 के अंदर। तो आइए अब फॉर्मली स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले आएगा फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसमें है फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल इन नेचर, दैट इज दे आर वेरी एसेंशियल राइट्स विदाउट विच एन इंडिविजुअल कैन नॉट सर्वाइव एंड थ्राइव एंड विच आर नेसेसरी फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए क्या होता है कि कोई भी सोसाइटी के अंदर तो किसी भी सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं अगर उनका कंप्लीट सोशल, मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना है तो हमें उन सिटीजन्स को, उन इंडिविजुअल्स को कुछ फ्रीडम्स देनी होगी, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा, तो उनको कुछ बेसिक राइट्स देने पड़ेंगे। अगर हम उनको वो बेसिक राइट्स नहीं दे पाएंगे तो उनके जो राइट्स है वो आज नहीं तो कल वायोलेट ज़रूर होंगे, और अगर उनके राइट्स वायोलेट होंगे तो वो अपना कंप्लीट एक डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को लेकर के आया गया। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही यही है वो बेसिक राइट्स जो कि एक इंसान के कंप्लीट यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। याद रखिएगा फंडामेंटल का सिंपल सा मतलब होता है बेसिक, जो बिल्कुल बेसिक है उसके सर्वाइवल के लिए। सम एग्जांपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रेश एयर, राइट टू प्राइवेसी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरानिकल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडीज अगर ऐसे एक्शंस लेने लग जाएं जो कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करने लगें तो फिर ऐसे राइट्स के खिलाफ भी बचाव एक तरीके का फंडामेंटल राइट होना चाहिए। तो एक्चुअल में यही है इस पूरे चैप्टर का क्रक्स कि एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से तो बचाना ही है, बिल्कुल सही बात है, अगर उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने हैं तो, लेकिन उसको लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इन दोनों के एक्शंस से भी बचाना है, बिकॉज इन दोनों के पास में बहुत सारी पावर्स है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है उनके पास में बहुत सारी पावर्स है, और इतनी पावर्स आ जाने के बाद में बहुत बार दूसरों के डेवलपमेंट करने के चक्कर में आम आदमी का शोषण भी हो जाता है। तो इस बात का ध्यान कौन रखता है? इस बात का ध्यान रखती है हमारी जुडिशरी। जुडिशरी बीच में स्टेप इन करेगी, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी इस इंडिविजुअल के, और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को ये बोलेगी कि आप इस इंसान के फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म मत करो। सो दिस इज़ द बेसिक। ये बेसिक अगर आपको याद रहेगा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप ऐसे ही कर लोगे, बिकॉज जो फिलॉसफी है फंडामेंटल राइट्स की वो यही है कि टू प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम टेरानिकल मतलब एक तरीके के तानाशाह, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस। ठीक है, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉज। ऑर्डिनरी लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डिनरी लॉज है, बट फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। मैंने जब पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जब बेसिक बताया था तब मैंने आपको बताया था कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अगर कोई कंट्री फेडरल है तो उसके लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, और अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर फंडामेंटल राइट्स दिए जाने हैं तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। एक तरीके की रिटन गारंटी देना बहुत ज़रूरी है वहाँ की सिटीजन्स को, ताकि उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। तो यही है यहाँ का क्रक्स कि
ऑर्डिनरी लीगल राइट्स को तो प्रोटेक्ट करता है ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ का मतलब आईपीसी हो गई, सीआरपीसी, सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, फिर हिंदू लॉ है, मोमडन लॉ है, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। एनवायरमेंटल लॉज हैं, ट्रैफिक के अलग लॉज हैं। तो ये सारे ऑर्डिनरी लॉज हैं जो कि हमारे ऑर्डिनरी लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। पर जब बात आती है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, तो सीधा का सीधा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेप इन करता है कि मैं आऊंगा तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑर्डिनरी लीगल राइट्स मे बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर by ordinary process of law making, but a fundamental right may only be changed by amending the constitution itself। देखिए, जब भी कोई ऑर्डिनरी लॉ को चेंज करना होता है तो ठीक है, लेजिस्लेचर एक नया लॉ पास करके उसको चेंज कर सकता है। ऑर्डिनरी लीगल प्रोसेस यानी कि क्या चाहिए होगी आपको पार्लियामेंट के अंदर? क्या चाहिए होगी? सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब हो गया 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये तो अगर कोई भी पार्टी अगर पावर में है तो इतनी मेजोरिटी तो गेन करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना है तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको एक पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही अमेंडमेंट करना पड़ेगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 14 से लेकर के 35 के बीच में, 12 से लेकर 35 के बीच में जो फंडामेंटल राइट्स है, इनके अंदर चेंज करना पड़ेगा। मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए जो अमेंडिंग प्रोसीजर है वो कैसा होगा? स्पेशल प्रोसेस होगा, जो कि अपने आप में मुश्किल है अचीव करना। तो इसीलिए क्या बोला गया है? फंडामेंटल राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? खुद स्वयं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आकर के प्रोटेक्ट करता है। कैसे? बाय द वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे करता है प्रोटेक्ट। तो अभी तक का बेसिक क्रक्स ये है कि ऑर्डिनरी लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डिनरी लॉज हैं। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद आता है। और फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? स्पेशल प्रोसेस चाहिए विद स्पेशल मेजॉरिटी, जो कितनी होती है? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये बहुत ही मुश्किल है अचीव करना। अगर आपके पास में बहुत बड़ी गवर्नमेंट नहीं है, बहुत मेजॉरिटी से आई हुई, तो आप इस मेजॉरिटी को अचीव नहीं कर सकते हैं। वो भी कहाँ पे? लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर भी। आप सोच के देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना कितना मुश्किल है। ठीक है। नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन अ मैनर दैट वायलेटेड फंडामेंटल राइट्स। गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन इस तरीके से एक्ट नहीं कर सकता है जो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करे। जुडिशरी हैज द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम वायोलेशंस बाय एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था अभी कि फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक क्रक्स है वो ये है कि एक इंडिविजुअल को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडीज के टायरानिकल यानी कि तानाशाही के एक्शन से बचाना है। और बचाता कौन है? जुडिशरी बचाती है। बीच में इंटरफेयर करके, बीच में आके खड़ी हो जाती है जुडिशरी। ये हमारा इंडिविजुअल है, इसको लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों ही इसके खिलाफ, इसके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। तो बीच में एक दीवार आके खड़ी हो जाती है जुडिशरी के नाम की। बिकॉज जुडिशरी को ये ड्यूटी दी गई है, पावर्स दी गई है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई है कि आप इस इंडिविजुअल के, जो ये इंडिविजुअल है ए नाम का, इसको आप क्या करो? प्रोटेक्ट करो, इसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करो। तो ये थे फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो अभी तक हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसके फीचर्स को हमने पढ़ा। फिर हमने पहले आर्टिकल 12 के अंदर देख लिया था जो स्टेट की डेफिनेशन है वो क्या क्या है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। जब अलग से अगर स्पेसिफाई ना किया जाए तो स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट या पार्लियामेंट यूनियन लेवल पे, और स्टेट्स के लेवल पे क्या हो जाएगा? जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है और जो कि और लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं, जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आती है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो स्टेट आएगा वो जो स्टेट्स है दोनों अलग अलग है। स्टेट का मतलब सीधे साफ गवर्नमेंट मान के चलिए यहाँ पे,
ठीक है। और जब प्लूरल हो जाएगा, स्टेट्स का मतलब हो गया जो यूनिट्स हैं, जो छोटी छोटी स्टेट्स बनी हुई है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर तो यूटीज हो गई, जैसे कि राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब क्या हो गई, स्टेट्स हो गई। फिर दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये यूनियन टेरिटरीज होंगी। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 में हमने देखा डेफिनेशंस दी गई है स्टेट की। आर्टिकल 13 में क्या बोला गया है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद इस आर्टिकल में किसके बारे में बात की गई है, उन लॉज के बारे में बात की गई है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे बताया जाएगा आर्टिकल 13 में कि आखिर उन लॉज का क्या होगा जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं उनका क्या होगा। तो सबसे पहला लिखा गया, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of the constitution insofar as they are inconsistent with the provision of this part shall to the extent of such inconsistency be void। अब ये लैंग्वेज देखने में थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है बिकॉज लॉ की लैंग्वेज है तो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है, बट मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। कहने का मतलब है जो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 26 जनवरी, इससे जस्ट पहले के जो भी लॉज थे, ठीक है, वो उन लॉज में से अगर कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट अगर इस पार्ट के विरुद्ध है, यानी का मतलब इस पार्ट का मतलब हो गया फंडामेंटल राइट कि अगर विरुद्ध है तो उतना पार्ट क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, उतना पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा उसमें से। मान लीजिए एक लॉ बना था, उस लॉ के अंदर A प्लस बी प्लस सी ये 3 एलिमेंट्स थे और उनमें से बी और सी जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि ये पूरा का पूरा लॉ स्क्रैप कर दिया जाएगा, इसमें से सिर्फ बी और सी को हटाया जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आती है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। यहाँ पे एक चीज़ आती है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मतलब होता है कि इसको यूज बेसिकली किया गया था भिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में। यहां पे ये बोला गया था कि जो भी लॉज इंडिपेंडेंस के पहले के हैं उसके केस में क्या यूज की गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। और ये बोला गया था कि पूरे के पूरे लॉ को स्क्रैप नहीं किया जाएगा। जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि भाई जो पूरा का पूरा लॉ है, जैसे कि ये जो है पूरा का पूरा अगर लॉ इनकंसिस्टेंट है विद दिस पार्ट तो उसे क्या कर दिया जाएगा, स्क्रैप कर दिया जाएगा। लेकिन भिकाजी नारायण के केस में ये बोला गया कि पूरा का पूरा लॉ स्क्रैप नहीं होगा, हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को यूज करेंगे। यानी कि एक्लिप्स क्या होता है, एक्लिप्स का मतलब ग्रहण लग जाना, ठीक है। तो जब सूर्य को ग्रहण लगता है, मान लीजिए ये सन है और उसको ग्रहण लगना है तो सिर्फ इतने से हिस्से को ही ग्रहण लगेगा, राइट। या फिर पूरे को भी अगर ग्रहण लग जाता है तो वो ग्रहण वापस हट भी तो सकता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी कि हम लॉ के, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 क्लॉजेस थे किसी लॉ के, 3 प्रोविजंस थे, उसमें से बी और सी जो है वो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध जा रहा था। तो हम क्या करेंगे, बी और सी के ऊपर क्या लगा देंगे, ग्रहण लगा देंगे और ऐसे समझेंगे कि वो है ही नहीं। तो क्या होगा, लॉ भी दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, बी और सी को छुपा करके रखेंगे जब तक वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ होंगे। अगर वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं होते हैं कहीं पे तो फिर से बी और सी को आगे लेके आया जाएगा, ठीक है, और फिर से इस लॉ को कंप्लीट तरीके से अप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस डॉक्ट्रिन को यूज किया गया था भिकाजी नारायण के केस के अंदर। आगे फिर और भी केसेस आए थे, अंबिका मिल का केस भी आया था, बट वो अभी हमारे यहाँ पे काम की चीज़ नहीं है। तो अभी हमने यही समझा कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में ये दे रखा है कि जो भी लॉज इंडिपेंडेंस के पहले यानी कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बने थे और उनमें जो भी पार्ट फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध था उस पार्ट को क्या कर देंगे, हटाएंगे नहीं, हम बस उसको छुपा के रख लेंगे तब तक जब तक कि वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ रहता है। तो इसका यही मतलब है टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। अगर वो इनकंसिस्टेंट है यानी कि साथ नहीं जा रहा है फंडामेंटल राइट्स के, तो उस इनकंसिस्टेंसी तक क्या करेंगे, उस लॉ को वॉइड समझेंगे। वॉइड मतलब
नॉट वर्किंग कंडीशन में, ठीक है। तो क्लॉज 2 क्या कहता है ये देखते हैं। द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉज। अब बात देखो, क्लॉज 1 में तो बात हुई प्री इंडिपेंडेंस यानी कि प्री कमेंसमेंट के पहले के जो लॉज है उनके बारे में, लेकिन क्लॉज 2 में बात हो रही है पोस्ट कमेंसमेंट, पोस्ट कमेंसमेंट लॉज। तो यहां पे ये बताया गया है कि द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉज विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस क्लॉज शेल टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन बी वॉइड। यहां पे भी सेम बात बोली गई है कि ऐसा कोई भी लॉ स्टेट नहीं बनाएगी, स्टेट का मतलब यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध होगा, और यदि वो विरुद्ध होता है तो उसके उस क्लॉज को वॉइड कर दिया जाएगा या फिर छुपा लिया जाएगा बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अच्छा, अब भिकाजी नारायण के केस में तो ये था कि जो प्री इंडिपेंडेंस के जो लॉज हैं सिर्फ उन्हीं को क्या किया गया था, सिर्फ उन्हीं को बताया गया था इनकंसिस्टेंट, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स सिर्फ प्री इंडिपेंडेंस के केसेस में ही यूज की गई थी। तो वो सिर्फ प्री इंडिपेंडेंस, यानी मैं बार बार प्री इंडिपेंडेंस बोल रहा हूँ, प्री कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के केस में ही यूज किया गया था। फिर इसके बाद में एक और केस आया था दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये केस था 1959 का। इससे पहले वाला जो केस था वो था 1955 का। तो दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही बोला गया था कि भाई ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है वो सिर्फ प्री इंडिपेंडेंस, प्री कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज में ही एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन बाद में एक केस आया अंबिका मिल का केस, अंबिका मिल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में यह बोला गया कि नहीं भाई ऐसे मत करो, फिर से लॉ बनाया जाएगा, लॉ बनाना कितना मुश्किल काम है। तो हम क्या करेंगे, जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, एक्लिप्स, उसको कहां पे यूज कर लेंगे, उसको हम पोस्ट कमेंसमेंट के जो लॉज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद के जो लॉज हैं, उसमें भी क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। ये कब का है केस, ये है केस 1974 का। तो यहां के जो 3 बड़े बड़े केसेस थे वो हमने देखे कि क्या क्या हैं। उसमें सबसे पहला था भिकाजी नारायण का केस, वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये था 1955 का। फिर आया था कौन सा केस, दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, ये आया था 1959 में। फिर आया था अंबिका मिल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये आया था 1974 में। देखिए अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये केसेस क्यों बता रहा हूँ। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको कि इन केसेस के अंदर इस पहले वाले केस में क्या लेके आई गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लेके आई गई थी। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का जो यूज है पहली बार वो इसी केस में हुआ था। यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ ऐसा नहीं है कि इन्वेंट हुई थी ये यहाँ पे, पर यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है पहली बार यूज हुई थी और ये बोला गया था कि नहीं ऐसा नहीं है, जो प्री कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं वहां पे हम अप्लाई करेंगे इसको। फिर दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में भी यही हुआ। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है अप्लाइड टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ओनली। लेकिन फिर अंबिका मिल के केस में क्या हुआ, ये बोला गया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं पे भी अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, कि अगर ऐसा कोई लॉ बनाया जाता है और वो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है तो सिर्फ उतना ही पार्ट एक्लिप्स में डालो जितना कि उस फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। आ रही है समझ में? पूरे के पूरे लॉ को स्क्रैप करने का कोई सेंस नहीं बनता है, सिर्फ उतना ही पार्ट अमेंड करो या अमेंड नहीं करो तो उसको छुपा के रख लो
यूज मत करो, इनइफेक्टिव कर दो, जितना कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि पार्ट 3 के खिलाफ है। तो यही बात है, पार्ट क्लॉज 1 में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात हो रही है, पार्ट जो ये क्लॉज 2 है इसके अंदर इसमें पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात हो रही है। अब बात होती है क्लॉज 3 की। देखिए क्लॉज 3 में क्या दिया हुआ है, इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। ठीक है, लॉ का मतलब हो गया ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर अलग से नहीं बताया गया तो लॉ का मतलब ये होगा। बी ये कहता है लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स लॉज पास बाय legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding any such law or any part thereof may not be in operation either at all or in particular areas। ठीक है, यहाँ पे laws in force की बात की गई है, कुछ भी complicated नहीं है। नेक्स्ट है, nothing in this article shall apply to any amendment of the constitution made under article 368। इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आर्टिकल 368 के अंदर अगर हम अमेंडमेंट करते हैं तो वहां पे वो अप्लाई किया जा सके। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो जो लॉज फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध होंगे उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उनको स्टैंड करके रखने में या फिर पास करवाने में, और वो किस तरीके से स्क्रैप होंगे, वो लॉज किस तरीके से हटाए जाएंगे। आगे हम देखेंगे बेसिक फंडामेंटल राइट्स को, अब हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 14। ये बात करता है इक्वालिटी की। ठीक है, चलो इससे पहले हम ये स्टार्ट करें, मैं आपको एक ब्रीफ नोट देना चाहूँगा आर्टिकल 13 के बारे में। देखिए यहाँ पे एक अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है, अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसके ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा, बिकॉज ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रामायण है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, जहाँ पे मैं गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, ये सारे केसेस डिस्कस करूँगा। तो वो अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जहाँ पे ये जो पार्ट क्लॉज 4 है इसका कंफ्यूजन, और क्लॉज 3 के जो ए और बी पार्ट है ये भी आपको और क्लियरली समझ आ जाएंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ पे बस ये याद रखेंगे कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज दोनों में ही डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यूज हो जाएगा, सिर्फ उतना ही पार्ट वॉइड होगा जो कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगा। तो आइए आर्टिकल 14 के ऊपर जाते हैं। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। ठीक है, द स्टेट, फिर से स्टेट का वही मतलब है, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तभी आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे दो टर्म्स क्यों दी गई है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो मैं ये एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। इक्वालिटी बिफोर द लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो ये बोला गया कि स्टेट जो है वो डिनाई नहीं करेगा, किसी को भी लॉ के आगे समानता नहीं करेगा और इक्वल प्रोटेक्शन, सबके राइट्स भी इक्वल प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इनमें बेसिक सा डिफरेंस तो ये है कि जो ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो यूके से लिया गया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसए से लिया गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा नेगेटिवली वर्डेड है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे दो इंसान हैं, एक ए है और एक बी है। जो ए है वो पुअर है, यानी कि वेरी वेरी पुअर है, बहुत गरीब है, और जो बी है मान लीजिए उसके पास में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2000 करोड़ है इसके पास में, और ये दोनों अपने किसी राइट को लेकर के जाते हैं कोर्ट के पास में। मैं ये नहीं कह रहा कि ए और बी के बीच में केस चल रहा है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि ए भी जाता है और बी भी जाता है, तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो यहाँ पे कोर्ट ये देखेगा, बोलेगा इक्वलिटी बिफोर द लॉ के हिसाब से कि मेरे लिए ए और बी दोनों ही बराबर हैं। अच्छी बात है, बराबर होने भी चाहिए, और मैं दोनों के लॉज जो हैं वो इक्वली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ये कोर्ट बोलेगा।
पर आप एक चीज़ सोच के देखिए, क्या ये दोनों समान स्थिति में है? बिल्कुल नहीं है। ये बहुत पुअर है, इसके पास में मुश्किल से 2000 रुपये होंगे और इसके पास में 2000 करोड़ की संपत्ति है। तो पहले किसको ज़रूरत है लॉ को प्रोटेक्ट करवाने की, अपने इक्वलिटी की? वो है ए को। ए को ज़्यादा ज़रूरत है अपने लॉ को, अपने राइट को प्रोटेक्ट करवाने की। तो अगर ए को थोड़ी सी प्राथमिकता अगर ज़्यादा दे दी जाए तो वो बी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बी के पास में ऑलरेडी बहुत सारा पैसा और रिसोर्सेज हैं, पावर है। तो अगर ए को थोड़ी सी पावर ज़्यादा दे दी जाए तो वो नेगेटिव चीज़ नहीं होगी। लेकिन इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या कहती है कि नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए गरीब है या बी अमीर है, मैं तो दोनों को समान तरीके से ही उनके लॉ को प्रोटेक्ट करूंगा। तो ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ कहता है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का क्या मतलब है? ये यूएसए से लिया गया है और ये थोड़ा सा पॉजिटिवली वर्डेड है। यहाँ पे ये बोला जाता है कि ए और बी दो जने अगर कोर्ट के पास जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, ये बस अपने लीगल राइट्स को रिस्टोर करवाने के लिए जा रहे हैं, और ए बहुत ही पुअर है और बी थोड़ा सा अमीर है ए से, मान लीजिए। तो ये क्या कोर्ट क्या करेगा? इसको लीगल एड प्रोवाइड करेगा फ्री, ए को। बी को नहीं करेगा, बिकॉज बी को ज़रूरत नहीं है। राइट्स ये बी के भी प्रोटेक्ट करेगा, बी के भी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ए को लीगल एड प्रोवाइड करेगा और बोलेगा कि ठीक है, मैंने आपको लीगल एड के थ्रू एक वकील प्रोवाइड किया है, एक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि फ्री ऑफ द चार्ज वर्क करेगा यहाँ पे। और वो क्या करेगा? ए की तरफ से केस लड़ेगा किसी के खिलाफ, और ए के जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट है, उसको प्रोटेक्ट करने में क्या करेगा? ए की मदद करेगा। तो ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो जो लाइक्स आर ट्रीटेड अलाइक, मतलब वो जो एक जैसे हैं उनको, जो अलग अलग है उनको एक जैसे समान दर्जे से नहीं देखेगा कोर्ट। जिसको ज़रूरत ज़्यादा है उसको देखेगा और सबके लॉज को प्रोटेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश करेगा, कुछ अपनी तरफ से भी कोर्ट करने की कोशिश करेगा यहाँ पे। तो ये है आर्टिकल 14। तो यहाँ पे मैं इसका जो ये पार्ट 1 है फंडामेंटल राइट का, इसको यहाँ पे फिनिश करता हूँ। इसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 से लेकर के जो भी आगे आर्टिकल 25-26 तक। इस टॉपिक को मैं 3 पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और काफ़ी लंबा चलने वाला है ये टॉपिक, 3 से 4 पार्ट लग जाएंगे, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आया है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं एक बार फिर से रिविजन करवा देता हूँ आपका। तो सबसे पहले हमने देखे थे फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फीचर्स देखे हमने। फीचर्स देखने के बाद में हमने आर्टिकल 12 को देखा, और फीचर्स समझने से फिर इसके बाद में हमने देखे आर्टिकल 13 को देखा। फिर हमने 3 बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स की बात की। भिकाजी नारायण का केस है, दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, और अंबिका मिल का केस है। ये 3 केसेस भी याद रखिएगा। फिर हमने आगे बात की आर्टिकल 14 की, जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप एक सब्जेक्टिव आंसर लिखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आर्टिकल या फिर अपनी समझ से कुछ भी मत लिख के आ जाइए, वहाँ पे इन केसेस को ज़रूर कोट कीजिए। देखिए क्या होता है कि लॉ के केस में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेके ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, एक स्क्रीन लेकर के। देखिए जो लॉ है, देखो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ही पढ़ रहे हैं एक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ रहे हैं तो लॉ के केस में क्या होता है, फैक्ट्स होते हैं। उन फैक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए कोई साइटेशन देनी पड़ती है। साइटेशन का मतलब हो गया केसेस बताने पड़ते हैं इस फैक्ट को पुख्ता करने के लिए। तो जब हम आर्टिकल 13 पढ़ रहे थे, 13 का क्लॉज 1 देख रहे थे, 13 का क्लॉज 2 देख रहे थे, तो जो जुडिशरी है, जुडिशरी भी इनको इंटरप्रेट करती रहती है। और जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी अपने पुराने जो ओल्ड केसेस हैं उससे क्या लेती है, इंस्पिरेशन लेती है। तो जब भी हम किसी लॉ का सब्जेक्ट मैटर पढ़ेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ धारा की बात नहीं करेंगे, हम वहां पे साइटेशंस भी देंगे, केस लॉज भी देंगे। तो वही हमने अभी यहाँ पे भी किया। हमने भिकाजी नारायण का केस दिया और फिर ये बोला कि अच्छा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो हैं वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगेगी। फिर आर्ग्यूमेंट हुआ कि क्या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे भी लगाई जा सकती है। तो ये क्लियर हुआ 1974 में जाकर के कि हाँ, अंबिका मिल के केस में कि हाँ भाई लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। पूरा का पूरा लॉ थोड़ी ना खराब है, सिर्फ थोड़ा सा है तो हिस्सा खराब है उसका।
लॉ बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितने सारे रिसोर्सेज लगते हैं। तो सिर्फ उतना ही पार्ट को आप एक्लिप्स में डालो, यानी कि छुपा के रखो, जो कि फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है। तो आई होप आपको केसेस का यहाँ पे महत्व समझ में आया होगा कि केसेस आखिर क्यों लिखे जाते हैं। सिर्फ आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए नहीं लिखा जाता केसेस, आंसर के अंदर सब्जेक्ट मैटर डालने के लिए, सब्जेक्ट मैटर प्लस सब्सटेंशियल होता है आंसर, यानी कि थोड़ा उसमें ठोस हो जाता है आंसर, सब्सटेंशियल इंक्रीज हो जाता है उस आंसर का, सब्सटेंशियल मटेरियल जो है उस आंसर का बहुत ही इंप्रूव हो जाता है। हमें पढ़ने वाले को लगता है कि ये इंसान फैक्ट्स की बात तो करता है, लेकिन अपने फैक्ट्स को सपोर्ट करता है एग्जाम्पल्स के साथ में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ में, जो कि केसेस के फॉर्म में रियल में हुए हैं पास्ट के अंदर। तो वैसे भी आर्टिकल 129 जो है, जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने जजमेंट्स को यूज कर सकता है अपने नए जजमेंट्स के अंदर। और इन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, इस देश का कोई भी कोर्ट के अंदर कोई भी वकील सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दिए गए पुराने डिसीजंस को यूज करके अपने केस को मजबूत बना सकता है। तो यही मतलब है फैक्ट्स के साथ में क्या देने का, साइटेशन, यानी कि केसेस देने का, यही मतलब है। तो हमने अभी देखा, हमने आर्टिकल 14 की भी बात की अभी, और 14 के अंदर हमने समझा इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करूँगा, और अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आर्टिकल 15 से लेकर के जहाँ तक भी हम कंप्लीट कर पाते हैं। और ये 3-4 वीडियोस में बनने वाला है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और इसके नोट्स बिल्कुल बनाते रहिए, बिकॉज अगर आप नोट्स बना के रिवाइज नहीं करते हैं तो ये 2-3 दिन के अंदर ही धुंधला लगने लग जाएगा आपको। साथ में बुक पढ़ते रहिए, लक्ष्मीकांत पढ़िए या फिर डीडी बासु पढ़िए, जो भी आपको समझ में ज़्यादा आती है। बट जो ये सब कुछ हो रहा है वीडियो के अंदर, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको न्यूज़पेपर से रिलेट करने की कोशिश बिल्कुल कीजिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप जो रोज़ की गतिविधियां जो हो रही है उससे रिलेट करके भी इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।